अरे नीच, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा सारा जीवन तूने बर्बाद कर दिया। अपने कपड़े सही करते हुए मैंने उससे रोते हुए चिल्ला कर बोला, हा हा हा, अरे तुम तो कमाल करती हो। मैंने इस जालिम समाज के तीखे तानों से तुम्हें बचाया है। अब कोई तुम्हें ताने नहीं मारेगा। अब कोई तुम्हें बांझ नहीं बोलेगा। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। मैंने तुम्हें माँ बना दिया है। अब इस समाज में तुम्हारी भी इज्जत होगी। वो बाबा बोलता जा रहा था और पल्लवी बुद्ध बने उसे सुनती जा रही थी। पल्लवी ये सोच रही थी कि अपनी हैवानियत को ये बाबा किस तरह से छुपा रहा है। पल्लवी एक सुशिक्षित और अच्छे घर की लड़की थी। पल्लवी के घर में उसका एक छोटा भाई, माँ और पिताजी रहते थे। पल्लवी के पिताजी फौज में बावर्ची थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। अपने शौक पर नियंत्रण रखकर उन्होंने हमेशा बच्चों की पढ़ाई को आगे रखा, ताकि उनके बच्चों को वो ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला है। फौज में होने की वजह से घर में अनुशासन और उच्च शिक्षा पर सदैव ही जोर रहता था, और यही वजह थी कि पल्लवी शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई में टॉपर थी। और ये देखकर पल्लवी के माँ बाप की छाती मोहल्ले में हमेशा 56 इंच की ही रहती थी। पल्लवी का ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था और अब उसे MBA के लिए दूसरे शहर जाना था। पल्लवी पढ़ाई में तो टॉपर थी ही, इसलिए उसका बड़ी ही सहजता से दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया। श्रावस्ती के एक छोटे से गांव से निकलकर पल्लवी पहली बार इतने बड़े शहर दिल्ली पहुंची। हॉस्टल में सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद पल्लवी पहले दिन अपने कॉलेज पहुंची। हालांकि उसका पहला दिन इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसे पहले दिन ही रैगिंग का सामना करना पड़ा, जो कि हर एक फ्रेशर को करना पड़ता है। रैगिंग के बाद भी पल्लवी ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए अपना पहला दिन बिताया। उसकी एक सहेली भी बन गई, नेहा। और अच्छी बात तो ये थी कि नेहा का रूम पल्लवी के रूम के बगल में ही था। कॉलेज से लौटने के बाद शाम को नेहा और पल्लवी दिल्ली घूमने के लिए हॉस्टल से निकले तो दिल्ली की चकाचौंध देखकर एक बार तो पल्लवी घबरा ही गई, पर फिर उसने अपना दिमाग केंद्रित करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पल्लवी एक बहुत ही सुडौल और भरे बदन की लड़की थी। उसकी काली काली आंखें, गुलाबी होंठ और उसके रेशमी घने लंबे बाल ही उसके गहने थे, और उस पर उसकी मासूम सी मुस्कुराहट उसके सौंदर्य में चार चांद लगाती थी। और कहीं न कहीं यही वजह थी कि वो कॉलेज के कई लड़कों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी। पहले सेमेस्टर से ही लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगे और तो और उसे प्रपोज भी करने लगे। पल्लवी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई थी। कभी कभी उसका मन कॉलेज छोड़ देने को करता था, पर उसे उसकी माँ की बात याद आ जाती थी, जो उन्होंने पल्लवी को दिल्ली आने से पहले कही थी कि बेटा, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और तू भी बहुत बड़ी हो गई है। बेटा, कभी कोई ऐसा काम मत कर देना कि जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। हमेशा अपने घर का नाम रोशन करना और इस घर की गरीबी को दूर करने के लिए अपनी जी जान लगा देना। खैर, पल्लवी एक समझदार लड़की थी। उसने अपने घर की स्थिति और अपने पिता के संघर्ष को समझते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही अपना मन लगा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया और अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे गांव और उस कॉलेज का जिसमें वो पढ़ रही थी उसका नाम भी रोशन कर दिया। कॉलेज में पल्लवी के माँ बाप को बुलाया गया और पल्लवी को स्टेज पर डिग्री देकर सम्मानित किया गया, जिसे देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी दिन कॉलेज में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां आई थीं, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने पल्लवी को एक बहुत ही अच्छे पद का ऑफर दिया, और उस पद पर पल्लवी की तनख्वाह लगभग 70,000 रुपये महीना थी। पल्लवी ने तुरंत ही हाँ कर दी। अब पल्लवी के घर में खुशियाँ आ चुकी थीं, तो उसकी माँ अब उसके लिए एक होनहार और कुशल लड़का तलाश करने में लग गई। कुछ समय बाद एक बहुत ही अच्छा लड़का पल्लवी की माँ को मिल ही गया। लड़का भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह भी लगभग 80,000 के करीब थी। लड़के लड़की दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। पल्लवी के माता पिता ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। पल्लवी का पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा जा रहा था, पर पल्लवी को क्या पता था कि उसकी खुशियाँ बस कुछ पल की ही हैं और एक झटके में उसका पूरा जीवन उजड़ जाएगा। कुछ महीनों से पल्लवी के ससुराल वाले एक बात नोटिस कर रहे थे कि पल्लवी गर्भधारण नहीं कर पा रही है, और उसका बच्चा ना ठहरने के चलते पल्लवी को अक्सर रवि के ताने सुनने पड़ते थे। सब उसे ही कहते थे कि तुझ में ही कमी है। सास, ससुर, पति
सब एक ही बोली बोलते थे। कभी किसी ने रवि से नहीं कहा था कि उसमें भी कमी हो सकती है, और कोई कहेगा भी क्यों, वो तो एक लड़का है और सदियों से कमियां तो सिर्फ लड़कियों में ही होती हैं। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास आ गई। पल्लवी का यूं अचानक से मायके आना सबको खल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद माँ को जब इसकी वजह पता चली तो उसने पल्लवी से एक बाबा के बारे में बताया। पल्लवी की माँ ने उस बाबा के बारे में सुन रखा था। उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा को जानती हैं, जो बहुत सी औरतों की गोद भर चुके हैं और उनके दरबार से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता है। पल्लवी एक पढ़ी लिखी 21वीं सदी की लड़की थी, इसलिए वो इन झाड़ फूंक करने वाले बाबा पर तनिक भी विश्वास नहीं करती थी। पल्लवी ने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया और बाबा वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ दिनों बाद जब पल्लवी ने रवि से फ़ोन पर यह कहा कि चलो रवि, हम दोनों लोग अपना अपना टेस्ट करा लेते हैं, इसमें शर्म कैसी, कमी तो किसी में भी हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग बिना किसी को बताए एक प्यारा सा बच्चा गोद ले लेंगे। पल्लवी की इतनी साफ बात सुनते ही रवि एकदम से सकपका गया और उसने पल्लवी से कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। पल्लवी एकदम परेशान हो गई और वो कई रातों तक इसी चिंता में सो नहीं पाई कि आखिर वो क्या करे। आखिरकार उसे मजबूरन अपनी माँ की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब पल्लवी माँ के साथ बाबा के आश्रम में पहुंची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही थी। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़कर कोई भी मर्द नहीं था और उसकी कार्यकर्ताओं में सिर्फ औरतें ही शामिल थीं। एक महिला आई, उसने माँ को और माँ ने उस महिला को सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसके बाद वो औरत पल्लवी को बाबा के कमरे में ले गई जहाँ बाबा विराजमान था। माँ के कहने पर पल्लवी ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पल्लवी से उसकी समस्या पूछी तो इस पर तपाक से पल्लवी की माँ घुटनों के बल बैठकर बोल पड़ी कि मेरी बेटी की गोद भर दो बाबा, इसे अपना आशीर्वाद दे दो। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता बिल्कुल ना करो, ले बच्चा, ये प्रसाद खा। ये बोलते हुए पल्लवी की ओर बाबा ने एक लड्डू बढ़ा दिया। पल्लवी लड्डू देखकर थोड़ा ठिठकी, पर माँ का चेहरा देखकर उसने वो लड्डू खा ही लिया। उसके बाद बाबा पल्लवी को एक कमरे की ओर ले गए और बोले, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में असीम शक्ति है। कोई भी औरत यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटी। इस कमरे में सोने के बाद यकीनन तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी और तुम्हारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। पल्लवी उस कमरे को और बाबा को देखकर वहाँ एक पल भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। पल्लवी के मन में एक साथ न जाने कितने ही सवाल उठ खड़े हुए। बाबा ने पल्लवी के चेहरे की स्थिति को भांपते हुए बोला कि चिंता मत करो, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है। बाबा ने पल्लवी की माँ से कहा कि आप चाहो तो इस कमरे में अपना ताला लगा दो और चाबी अपने पास रख लो और सुबह आप खुद ही खोलना। चाबी आपके पास रहेगी तो कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं। पल्लवी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी किसी तरह वो वहाँ उस संदिग्ध जगह पर रात बिताने के लिए तैयार हो गई। पल्लवी को कमरे के अंदर भी एक प्रसाद खिलाया गया और उसे उस कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर चाबी पल्लवी की माँ को दे दी गई। उधर प्रसाद खाने के बाद पल्लवी को अजीब सा होने लगा। वह अपनी सुध-बुध खोने लगी और एक गहरी नींद में डूब गई। और अगले दिन जब उसकी माँ ने चाबी से दरवाज़ा खोला तो पल्लवी की नींद भी खुली। पल्लवी कमरे से बाहर निकलते समय सोच रही थी कि उस प्रसाद में ऐसा क्या था जिससे मुझे रात भर होश ही नहीं रहा और ना ही रात का कुछ याद रहा। पल्लवी की माँ अपनी बेटी को लेकर वापस आ गई। पल्लवी को बाबा के आश्रम से लौटे हुए 2 महीने हो गए थे। तभी एक दिन अचानक उसे उल्टियाँ होने लगीं। उसने डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि वह पेट से है। उसको डॉक्टर की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने पति से अलग हुए लगभग 5 महीने हो गए थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती थी। उसे दाल में कुछ काला दिखने लगा। घर पहुंचकर पल्लवी ने अपनी माँ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो माँ खुशी से उछल पड़ी और जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की कहकर झूमने लगी। पल्लवी की माँ शुरू से ही अंधविश्वासी थी, लेकिन जब पल्लवी ने माँ से बताया कि पिछले 5 महीने से मैं रवि से मिली ही नहीं हूँ
तुम्हें पेट से कैसे हो गई माँ? तो उसकी माँ भी सोच में पड़ गई, पर वो फिर भी इसे बाबा का चमत्कार ही समझ रही थी। तभी पल्लवी ने रोते हुए अपनी माँ को दोनों हाथों से झकझोरते हुए कहा कि वहाँ पर बाबा ने मेरा रेप किया है। तब कहीं जाकर उसकी माँ अपनी अंधभक्ति से बाहर निकली। पल्लवी ने पूछा कि कहीं तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी तो नहीं थी? माँ बोली, नहीं, मैंने सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा भी तो मैंने ही खोला था। पल्लवी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि मेरा बाबा के आश्रम में रेप हुआ है, जिसके चलते वह पेट से हुई है। हो ना हो उस कमरे में कोई गुप्त दरवाज़ा है जिससे वह कमरे में घुसता है और पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। पल्लवी ने अंदर ही अंदर निश्चय कर लिया था कि वह पाखंडी बाबा की हकीकत इस दुनिया और अपनी माँ के सामने जरूर लाकर रहेगी। पल्लवी ने अपने मन की बात माँ को नहीं बताई। एक दिन पल्लवी फिर से बाबा के आश्रम पहुंची। उसने बाबा को धन्यवाद देते हुए बताया कि वह पेट से तो हो गई है, लेकिन उसका पति उसे तलाक देकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में वह नहीं चाहती कि वह पेट से हो, इसलिए वह चमत्कार से पेट में बच्चा आने से रोक लें। बाबा ने पल्लवी को एक पुड़िया दी और कहा, इसका सेवन करो, पेट से बच्चा अपने आप गायब हो जाएगा। पल्लवी ने उस पुड़िया को ले जाकर डॉक्टर को दी और लैब में जांच करवाई तो पता चला कि वह तो बच्चा गिराने वाली दवा है। पल्लवी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि आश्रम में औरतों का रेप किया जाता है। पल्लवी फिर से एक बार आश्रम में गई और बाबा से बोली, बाबा, पेट से बच्चा तो अपने आप छूमंतर हो गया। मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि एक बार फिर से पेट से हो जाओ, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। आप कृपा करके मुझे फिर से एक बार माँ बना दें, क्योंकि अगर मैं बांझ रही तो वह मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ऐसा कहते हुए वो बाबा के चरणों में गिर गई और नाटक करने लगी। बाबा ने उसे दोनों हाथों से उठाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर से उस कमरे में रात गुजारनी होगी। पल्लवी को तो पता ही था, इसलिए वो रात गुजारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ पुलिस से मिलकर यह सब कर रही थी। बाबा ने पल्लवी को वही प्रसाद दिया जो पहले दिया था और खाने को बोला। इतना कहकर बाबा बाहर चला आया। इस बार पल्लवी ने वह प्रसाद नहीं खाया। इस बार वह उस कमरे को गौर से देख रही थी कि कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। तभी पल्लवी की नज़र उस कमरे में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो वह खुल गई। दरवाज़ा खुलते ही उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि अलमारी के अंदर बाहर से आने जाने का रास्ता था। पल्लवी को उस कमरे में कई तरह की मिठाई रखी मिली। वो अभी मुआयना कर ही रही थी कि तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है और वो बेहोशी का नाटक करके बेड पर लेट गई। बाबा उस कमरे में आ चुका था। उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और पल्लवी को देखकर खुश होने लगा और बोलने लगा कि आज मैं तुम्हें माँ बना दूंगा। न जाने कितनी औरतों को मैंने माँ बना दिया। यही सब बोलते हुए बाबा अपने कपड़े उतारकर पल्लवी के ऊपर झुकने वाला ही था कि हवा में उड़ता हुआ एक करारा थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा तो बाबा वही कान पकड़कर जमीन पर गिर गया और पल्लवी को होश में देखकर उसके होश उड़ गए। पल्लवी झट से अलमारी के सामने जाके खड़ी हो गई ताकि बाबा भाग न सके। तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और एक साथ कई पुलिस वाले कमरे में घुस गए और बाबा को धर दबोचा। पल्लवी की होशियारी से पाखंडी बाबा पकड़ा गया और औरतों के साथ हो रहे अत्याचार से पल्लवी ने सबको बचा लिया। पल्लवी की माँ भी उस पाखंडी बाबा की सच्चाई जानकर शर्मिंदा हो गई थी, पर सच तो यही था कि पल्लवी का रेप हो चुका था और ये रेप उसकी खुद की माँ ने ही कराया, भले ही अनजाने में कराया हो। कुछ दिनों बाद पल्लवी ने उस नाजायज बच्चे को गिरा दिया और रवि की घटिया सोच देखकर उसे तलाक दे दिया। अब पल्लवी अपने मायके में रहती है और अपनी नौकरी करती है, साथ ही साथ अपने भाई को अच्छे कॉलेज में पढ़ाती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों के और सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।